Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach History chapter 1 of class 9 and the topic is the French Revolution. This is the second video of this chapter. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा। हमने ये देखा था कि 14 जुलाई 1789 में पेरिस सिटी के अंदर एक इंसिडेंट होता है कि जो किंग है वो ट्रूप्स को ये ऑर्डर देते हैं कि वो ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दे और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो अपना एक मिलिट्री बना लेते हैं और बास्टिल के फोर्ट पर अटैक कर देते हैं और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं और इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। अब हम इसे आगे देखेंगे जो कि हमारा चैप्टर का मेन टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम ये देखेंगे कि लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. 1774 में लुई 16 जो कि बार्बन फैमिली से बिलोंग करते थे वो राजगद्दी पर बैठे। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड। जब उन्हें उनकी क्रॉनिंग हुई तो वो 20 ईयर के थे और उनकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ जो कि थी मेरी एंटोनेट। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब लुई 16 को राजगद्दी पर बैठाया गया उस समय ट्रेजरी पूरी तरीके से एम्प्टी हो गई थी, यानी खजाना पूरी तरीके से खाली था और इसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो लॉन्ग वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एक तो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले जो वॉर थे, युद्ध थे, उसकी वजह से फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी हो चुकी थी। एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of वर्साइल। और दूसरा रीज़न ये था कि वर्साइल का जो पैलेस था जिसके अंदर लुई 16 रहते थे उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। थर्ड रीज़न ये था कि जो लुई 16 थे उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी इंडिपेंडेंट होने में। किससे? उनका जो कॉमन एनिमी था वो था ब्रिटेन, उससे। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेबिट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। अब जो वॉर के टाइम पर उन्होंने जो कर्ज लिया था $1 billion का वो अब बढ़ के $2 billion तक पहुंच गया था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। और जो लोन देने वाले जो लैंडर्स थे अब उन्होंने जो लोन था उस पर 10% और ज़्यादा इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब मजबूरन जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनको अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता था। To meet his regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। अब जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे गवर्नमेंट के, लाइक आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाना, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना, तो ये सारे रेगुलर एक्सपेंसेस को करने के लिए उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। Yet even this measure would not have sufficient, लेकिन ये सब करना भी काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटीज़ इन द 18th century was divided into the 3 states and only the member of third state paid taxes। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर 18th century में जो है सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और उसमें से जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे सिर्फ वही टैक्स पे करते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो टैक्सेस पे नहीं करते थे। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। और ये जो स्टेट सिस्टम था वो फ्यूडल सिस्टम को शो करता था, एक फ्यूडल सिस्टम का ही एक पार्ट था। द टर्म ओल्ड रिजिम इज़ यूजली used to describe the society and the institution of France before 1789। ये जो टर्म यूज़ कर रहे हैं हम ओल्ड रिजिम, इसको यूज़ किया जाता था 1789 से पहले का जो फ्रांस था और उसकी सोसाइटी थी और जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए। फिगर 2 शोज़ हाउ द सिस्टम ऑफ द स्टेट्स इन द फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। यहाँ देखिए आपको इस दिखाई दे रहा होगा इसमें कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से स्टेट सिस्टम था। देखिए फर्स्ट स्टेट
जिसमें क्लर्जीज आते थे, सेकंड स्टेट जिसमें नॉबिलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स, और उसके नीचे पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, और उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स। तो इस तरीके से स्टेट सिस्टम फॉलो होता था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट द 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 90% लोग पीजेंट्स होते थे। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। इसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जिनकी खुद की ज़मीन होती थी और जिस पर वो खेती करते थे। About 60% of the land was owned by the nobles, the church and the other richer member of the third state। उसमें से भी 60% जो ज़मीन होती थी वो नोबल्स के पास होती थी, सोसाइटी के जो रिच लोग होते थे, चर्च के पास होती थी। The member of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoy the certain privileges by the birth। इसमें से जो फर्स्ट टू स्टेट थी उसमें जिसमें कि क्लर्जीज आते थे और जो नोबिलिटी, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेजेस थे और वो बहुत इन्जॉय करते थे बाय बर्थ। अब प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार, यानी जन्म से ही अगर किसी को विशेष अधिकार मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे प्रिविलेजेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज द एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्हें टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। मींस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो टैक्सेस पे करेंगी, लेकिन जो नहीं करेंगी, लेकिन जो थर्ड स्टेट है उनको टैक्सेस पे करने हैं। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस। यहाँ तक कि जो नोबल्स होते थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे। दिस इंक्लूडेड द फ्यूडल ड्यूज विच दे extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in these houses and field, to serve in the army of the, participate in building roads। और उनको जो पीजेंट्स होते थे अगर वो फ्यूडल ड्यूज़ को अगर जमा नहीं करवा पाते थे तो जो फ्यूडल्स होते थे वो उनको अपने घर में, अपने खेतों में उनको ज़बरदस्ती काम करने के लिए रख लेते थे, या उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करा दिया जाता था, या वो रोड बिल्डिंग में उनको रख दिया जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।